Hello students, welcome back to BBVN online classes, and today we are going to discuss about the solution, and we have already discussed some concentration terms, and today we are going to discuss these three concentration terms, that those are mole fraction, molarity and molality, and after it we will discuss about the Henry's law for gases या फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन हम किस में से निकालते हैं, किसी भी एक चीज़ में से हम उसका पार्ट, अगर हम उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो फ्रैक्शंस में जो पार्ट होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रैक्शन हमेशा किस में से होता है, वन में से कितना हिस्सा जो है वो किसके लिए है। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन को हमें पता करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंटेनर पर की बात करती हूँ मैं, और इस कंटेनर में मैंने 3 गैसेस डाली है, A, B एंड C। ये 3 गैसेस मैंने इसमें फिल कर रखी है। ठीक है, अब 3 गैसेस में से इसके नंबर ऑफ मोल्स तो हैं Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb, ठीक है, और इस C गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स हैं Nc। ये इतने नंबर ऑफ मोल्स को मैंने यहाँ डाला है, A के इतने मोल, B के इतने मोल और C के इतने मोल्स को मैंने इस कंटेनर में जो है मिक्स कर रखा है। तो अब हम अगर A के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं कि A का कितना पार्ट जो है इस टोटल में है, तो A की जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। द मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को? x से रिप्रेजेंट करते हैं। देन XA यानी कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, गैस A, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? Na यानी कि गैस A की नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से A के जो है वो हमें जो मोल फ्रैक्शन है वो मिल जाती है। B के मोल फ्रैक्शन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से हम XB कैलकुलेट कर सकते हैं, और लाइकवाइज XC कैसे कैलकुलेट करेंगे? NC यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस C एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से हम जो है XC को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब एक चीज़ और हमें इम्पोर्टेंटली याद रखना है जो हम इस सॉल्यूशन चैप्टर में आगे काम में लेंगे, दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन होता है उनका टोटल हमेशा 1 के इक्वल होगा। जो मोल फ्रैक्शन है सभी कंपोनेंट्स का, उनका जो सम होगा वो यूनिटी होगा, 1 होगा। ये चीज़ और हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। तो मोल फ्रैक्शन हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलेरिटी की। मोलेरिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को आता ही है। मोलेरिटी जो है इट कैन बी कैलकुलेटेड एज मोलेरिटी। सबसे पहले हम मोलेरिटी की बात करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल m। स्मॉल m अगर लिखा हुआ है, दिस इज द कंसंट्रेशन टर्म फॉर मोलेरिटी। ठीक है, मोलेरिटी है, और ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। देन मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी किसी भी सोल्यूट के जो हैं वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला होता है मोलेरिटी का। अब आपको यहाँ से मोल्स क्या होते हैं? इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन, मोल्स का फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया? मोल्स का। तो ये इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो वो ऐसे आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
इन लीटर। तो ये आ गया यहाँ पर। तो इसी फॉर्मूला को हम अगर मोल्स का फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं तो ये मोलेरिटी का एक नया फॉर्मूला आ जाता है, और इन दोनों फॉर्मूला को यूज़ में लेकर हम क्या कर सकते हैं, मोलेरिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम मोलेरिटी की यूनिट की बात करें तो मोलेरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। क्या आ जाएगी यूनिट, मोल पर लीटर, या हम और इसको क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये मोलेरिटी की क्या आ जाएगी, जो है यूनिट आ जाती है। या हम अगर मोलेरिटी को कैपिटल M से भी डिक्टेट कर देते हैं, जैसे कि 10M अगर लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ द मोलेरिटी एंड इट इज़ मोल पर लीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलेरिटी की जगह मोलेलिटी की। किसकी बात करते हैं, मोलेलिटी की, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल m। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या आता है, मास ऑफ या वेट ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। बस यही यहाँ पे छोटा सा चेंज है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी एज इट इज ही होता है, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, सॉरी इन किलोग्राम। ठीक है, यूनिट क्या चेंज हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, मोल किलोग्राम इनवर्स, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। तो मोलेरिटी और मोलेलिटी में यहाँ पर सिर्फ अपॉन में जो डाटा है उसमें ही चेंजेस हैं। तो मास ऑफ मोलेरिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन द पर किलोग्राम ऑफ ए सोलवेंट। पर किलोग्राम सोलवेंट में किसी सोल्यूट के कितने मोल्स घुले हुए हैं उसे को ही हम क्या बोलते हैं, मोलेलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट लॉ की, दैट इज़ द हेनरीज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां करते हैं तो वहाँ पर हेनरीज लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में हेनरीज लॉ जो है वो जो प्रेशर का इफेक्ट होता है गैसेस पर उसको शो करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम हेनरीज लॉ तक जाने की से पहले हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। हम इस पर बात करते हैं कि किस तरीके से सोल्यूबिलिटी जो है गैस की जो है वो लिक्विड में डिज़ोल्व होती है, किस तरीके से डिपेंड करती है एक लिक्विड में गैस का घुलना। तो आपने 11th क्लास में मैंने आपको बताया था ले चैटेलियर्स लॉ। ठीक है, ले चैटेलियर्स लॉ। और ये लॉ क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी जो कोई भी नॉर्मल प्रोसेस हो रही है और अगर हम इक्विलिब्रियम आ जाता है नॉर्मल प्रोसेस के दौरान, तो अगर हम उसके ऊपर किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में अगर कहीं भी हम चेंजेस करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। तो क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम है वो विपरीत दिशा में या अपोजिट साइड में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वो चेंजेस वापस से क्या हो जाते हैं, जो है वो सेचुरेट हो जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इस ले चैटेलियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, किसी गैस का लिक्विड में घुलना जो है वो देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो देखिए अगर हम किसी लिक्विड में कोई भी गैस डिज़ोल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी गैस भरी हुई है और उसको हम इस लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो हमें उस पर एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर अप्लाई करने से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो इस लिक्विड में जो है मोर क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो इसी बेसिस पर जो है हेनरीज लॉ डिपेंड है। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, देखिए हेनरीज लॉ बोलता है कि अगर हम किसी गैस पर, हेनरीज लॉ, it is the effect of pressure on a gas, pressure on the solubility of a gas, on the solubility of a gas।
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हेनरीज लॉ दिया गया है। और ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये गैसेस के लिए है लॉ। कई बच्चे इसको लिक्विड के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, बट हेनरीज लॉ किसके लिए? गैसेस की सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए है। अब हेनरीज लॉ होता क्या है? हेनरीज लॉ होता है कि जो मास ऑफ गैस है जो कि डिजोल्व होता है किसी भी लिक्विड में, मास ऑफ सॉल्वेंट, m क्या है यहाँ पर? मास ऑफ ए गैस, सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ गैस दैट डिजोल्व इन ए लिक्विड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। यहाँ P क्या है? इट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। जो गैस हमें लिक्विड में डिज़ोल्व करनी है उस पर हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो गैस का उतना ही अमाउंट जो है वो डिज़ोल्व होता जाएगा। तो मास ऑफ ए गैस दैट डिज़ोल्व इन द लिक्विड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। ठीक है, ये यहाँ से हेनरीज लॉ का जो है वो लैंग्वेज है। अब यहाँ से आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, तो इसको हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना होता है। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं KH, दैट इज़ द हेनरीज कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है? पूरा का पूरा हेनरीज लॉ है। तो हेनरीज लॉ क्या है? इट इज़ the effect of pressure on solubility of a gas, and it states that the mass of a gas that dissolve in a liquid, it is directly proportional to the pressure applied on the gas। जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे जो गैस है वो लिक्विड में उतना ही ज़्यादा घुलती जाएगी। एंड it represented is m equal to KHP। here KH is the Henry's कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो देखिए एप्लीकेशंस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। एप्लीकेशंस में देखिए हमें पता है कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या आप सोडा वाटर पीते हैं। तो इन तीनों में ही क्या होता है? CO2 गैस जो होती है वो डिज़ोल्व होती है सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स में। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो ये CO2 गैस डिज़ोल्व होती है, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। वो ही किसका एप्लीकेशन है? हेनरीज लॉ का ही एप्लीकेशन है। हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में जो CO2 गैस हाई प्रेशर पर डिज़ोल्व की हुई होती है और इसी CO2 की वजह से जो होता है कोल्ड ड्रिंक्स की एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का, फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इट इज़ द डिज़ोल्व इन CO2 gas dissolved in the cold drinks and soft drinks. It is the first एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, हाई प्रेशर पे CO2 गैस को डिजोल्व किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ द कंडीशन ऑफ बैंड्स। ठीक है, अब बैंड्स क्या होता है? देखिए स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जो है वो डाइविंग के लिए जाते हैं, है ना। जैसे जैसे वो जो वाटर के गहराई में जाते जाते हैं तो वैसे वैसे वाटर का जो है उनकी बॉडी पर क्या लगता है, एक प्रेशर अप्लाई होता है और उस प्रेशर की वजह से जो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, पहले भरी जाती थी, अब तो नहीं होता है ऐसा। तो जो वो नाइट्रोजन गैस है जो ऑक्सीजन को थोड़ा सा क्या डाइल्यूट करने के लिए उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी हुई होती थी, तो ये नाइट्रोजन गैस भी क्या हो जाती थी उनके ब्लड वेसल्स में या ब्लड में क्या हो जाती थी, डिज़ोल्व हो जाती थी। तो जैसे जैसे वो गहराई में जाते थे तो नाइट्रोजन गैस जो है ब्लड में स्कूबा डाइवर्स के डिज़ोल्व हो जाती थी। अब जैसे ही साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ में, तो ऑक्सीजन तो क्या होता है हमें एनर्जी यानी रेस्पिरेशन में वो काम में लेते रहते हैं, तो लेकिन नाइट्रोजन का कोई यूज़ नहीं होता ब्लड में। तो जैसे जैसे वापस से वो ऊपर की तरफ आते हैं तो अब ये नाइट्रोजन गैस जो होते हैं, क्योंकि प्रेशर अब कम होता जाता है जैसे ही वो सरफेस की तरफ आते हैं, ठीक है, तो अब ये नाइट्रोजन क्या होता है, वापस से उनकी ब्लड वेसल्स में बबल्स के फॉर्म में यानी कि गैसियस फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है वो इस तरीके से ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है उनमें ये नाइट्रोजन जो है वो वापस गैसियस स्टेट में आ जाती है, ठीक है। और गैसियस स्टेट में आने से इस तरीके से हमारी ब्लड वेसल में या स्कूबा डाइवर्स के ब्लड वेसल्स में बबल्स बन जाते हैं और इसकी वजह से उनको दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन फील होता है उनके, और क्या होने लगता है बाद में
उनकी डेथ तक हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो बैंड्स कंडीशन है, इसी को ही हम बैंड्स बोलते हैं, तो ये कंडीशन जो है वो बहुत हार्मफुल होती है और डेथ भी हो जाती है इसमें जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनकी। तो ये इसको रोकने के लिए, यानी इसको कम करने के लिए आजकल क्या किया जाता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर स्कूबा डाइवर्स लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस भरी हुई होती है, हीलियम गैस भरी हुई होती है, उसमें नाइट्रोजन को अब अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक इलाज ढूंढा गया फिर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कि जैसे जैसे माउंटेनियर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, एनॉक्सिया। ठीक है, अब माउंटेनियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइट पर क्या होता है, हमारी एयर में ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है, हमारे एयर जो है ऊपर की तरफ चलते हैं तो एयर डाइल्यूट होने लगती है, यानी कि एयर क्या हो जाती है, जो है उसकी डेंसिटी कम होने लग जाती है। तो ऊंचाइयों पर या बहुत ज़्यादा हाइट पर जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेके जा रहे हैं तो क्या होता है, वो उनके जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। ऑक्सीजन की जो कमी होती है, इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन जो है वो पहुंच नहीं पाती है। और इस ऑक्सीजन अगर ब्रेन को सही अमाउंट में नहीं मिलती है तो उनको थिंकिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है, उनकी थिंकिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, और इस थिंकिंग पावर के कम होने की वजह से वो बहकने लगते हैं, यानी कि उनमें सोचने समझने की ताकत नहीं रहती। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया भी क्या है, जो प्रेशर होता है, यानी हेनरीज लॉ का ही एक क्या है, एप्लीकेशन है, क्योंकि वहाँ पर हाइट ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम होता है, जिससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाता, और उसकी वजह से ब्रेन को जब सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो थिंकिंग पावर कम हो जाती है, और थिंकिंग पावर को कम होना ही एनॉक्सिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो हेनरीज लॉ के 2 लिमिटेशंस है जो हमें ध्यान रखने हैं। एक तो लिमिटेशन क्या है कि इट इज़ अप्लाइड ओनली द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। हेनरीज लॉ जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं। अगर आपने कंसनट्रेट सॉल्यूशन ले लिया है तो हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज़ द इट इज़ अप्लाइड या इट इज़ सूटेबल ओनली फॉर द आइडियल गैसेस। ये किसके लिए सूटेबल होते हैं, आइडियल गैसेस के लिए ही सूटेबल होते हैं। तो ये 2 लिमिटेशंस हैं हेनरीज लॉ की, कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाइड किए जाते हैं या आइडियल गैसेस के लिए ये अप्लाइड किए जाते हैं। और आइडियल गैसेस हमने हमारी 11th क्लास में बात करी थी कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर जो बहुत सभी गैसेज होती हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है। तो इस तरीके से ये हेनरीज लॉ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो